गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सर्किल कुछ पढ़ लिया था, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमने पढ़ा था उसे जल्दी से एक बार हम रिवाइज कर लें। ऐसा सर्किल जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के है और रेडियस स्मॉल आर है, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी बताओ। ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एच के है और रेडियस स्मॉल आर है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्या बनाई थी हमने? एक्स माइनस एच, ठीक है, ठीक। मतलब हम इस फॉर्मूले के जरिए अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ पता हो तो हम इस फॉर्मूले में रख के सर्किल की इक्वेशन बना सकते हैं। फिर हमने आगे पढ़ा था कि सर्किल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या थी बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि दी हुई चीज़ की जो इक्वेशन दी है वो सर्किल है या नहीं है। तो हम शेप से पहचानते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है शेप, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म हो, वाई स्क्वायर की टर्म हो, एक्स की टर्म हो, वाई की टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो, वो एक सर्किल की इक्वेशन हो सकती है। अभी हम आगे चलेंगे तो इसमें भी बाउंडेशन होगी कि कब सर्किल की इक्वेशन होगी, कब सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन ये तो कन्फर्म है कि अगर ये लिखा है तो ये सर्किल की इक्वेशन तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है और वाई स्क्वायर की। अब ये जो था फॉर्मूला, ये किस लिए काम आता था? अगर हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता हो और रेडियस पता हो और हमें सर्किल की इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला था। जो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है उनको कह दो एच और के, और जो भी रेडियस की लेंथ पता है उसको कह दो आर, और वो वैल्यू ला के इसमें रख दो तो तुम्हें तुम्हारे सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। अब नया फॉर्मूला जो हम बनाना चाह रहे हैं वो इसका बिल्कुल उल्टा है। उल्टे से मतलब कि जब हमें सर्किल की इक्वेशन तो पता हो, उस इक्वेशन से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है और रेडियस की लेंथ क्या है। यहाँ पे क्या था? सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ पता थी, हम सर्किल की इक्वेशन बनाना चाह रहे थे। अब हमें सर्किल की इक्वेशन पता है और हम सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ पता करना चाह रहे हैं। ये कंफर्म हो गया कि सर्किल की इक्वेशन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये मैंने तुम्हें ड्राइव करके बताया था पिछली क्लास में। तो इसका मतलब अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो हमें इसको भी यही स्ट्रक्चर देना चाहिए। स्ट्रक्चर देना चाहिए से मतलब हमें एक x का होल स्क्वायर बनाना चाहिए, एक y का होल स्क्वायर। तो चलो, मैंने x वाले पास पास लिखे, थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर y वाले पास पास लिखे और फिर थोड़ी जगह छोड़ी और इस c को मैं उधर ले गया। मैं इसको एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं। अब मुझे x का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये काम हमने कई बार किया है, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। जब फॉर्मूला ड्राइव किया था तब भी किया था। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड्स होते थे। एक स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, याद है? दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, तीसरा श्रीधराचार्य मेथड। तो इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड था वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। एक्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है।
x का कोफिशिएंट कितना है 2g, उसका आधा करो, 2g का आधा करो, उसका स्क्वायर करो, g स्क्वायर, वो जोड़ो अपनी तरफ से। ऐसे कैसे जोड़ दोगे? अगर इधर जोड़ा है तो बैलेंस करने के लिए इधर भी जोड़ो, अब जोड़ सकते हो। अब हमें y का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2f, उसका आधा करो, f उसका स्क्वायर करो, वो अपनी तरफ से जोड़ो। ऐसे कैसे जोड़ दोगे? और अगर जोड़ रहे हो तो फिर राइट हैंड साइड में भी f स्क्वायर जोड़ो, अब जोड़ सकते हो। अब ये तीन टर्म मिलके x प्लस जी का होल स्क्वायर बना देंगी। ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तीन टर्म मिलके y प्लस f का होल स्क्वायर बना देंगी, और इक्वल में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, मैंने क्या किया, x प्लस जी का होल स्क्वायर, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अंडर रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, दोनों हटके यही आ जाएगा। बोलो अब बात आई ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैं इसको कंपेयर करने वाला हूं इससे। तो x माइनस एच के होल स्क्वायर की जगह x प्लस जी का होल स्क्वायर लिखा है, यानी x की जगह तो x है, होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर है। अंतर क्या है? माइनस h की जगह g लिखा है। बिल्कुल इसी तरह माइनस k की जगह f लिखा है, और बिल्कुल इसी तरह r की जगह अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लिखा। चले आगे, तो यहां से माइनस उधर पहुंचाओ, h की वैल्यू क्या हो जाएगी k की वैल्यू, और ये तो ठीक है। अच्छा, ये जो इक्वेशन थी इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या थे h और k, तो h की वैल्यू हो गई माइनस जी और k की वैल्यू हो गई माइनस एफ। इसका मतलब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या हो गई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इन फॉर्मूलों की मदद से तुम दी हुई सर्किल की इक्वेशन में से डायरेक्ट ढूंढ सकते हो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और रेडियस की लेंथ क्या है। एक एग्जांपल देखें, मान लो मेरे सर्किल की इक्वेशन है माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15y प्लस 21 इक्वल्स टू 0, और मुझे इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की लेंथ पता करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैच करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए +1, जबकि यहाँ क्या है, तो हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे -3 से। इसको डिवाइड किया तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये -2x हो गया, ये -5y हो गया, और ये -7 हो गया। देखो ठीक है। अब हम कंपेयर कर लेंगे कि g कितना है इसके साथ और f कितना है और c कितना है। g क्या है, ध्यान से सुनना, g नहीं 2g है x का कोफिशिएंट, और हमें क्या चाहिए g। तो जो भी x का कोफिशिएंट है उसका आधा करोगे तब g मिलेगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो यहां पर g कितना हुआ बताओ,
x के कोफिशिएंट का आधा। x के साथ क्या लिखा है? बोलो, क्या कहां फंस रही है बात? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। 2 का आधा करोगी कितना आएगा? अरे 2 का आधा कितना आएगा? बस, तो 1/2 क्यों कह रही हो? तो x का कोफिशिएंट x थोड़ी होगा। x का कोफिशिएंट उसके साथ जो नंबर लिखा है वो होगा, तो 1 है ना? गलत है, -1 साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे g प्लस का था। अगर प्लस का है तो ठीक है, अगर माइनस का है तो माइनस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो f कितना होगा? इतना भारी काम है। y का कोफिशिएंट 2f, उसका आधा f। यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 2.5 या 5/2, लेकिन माइनस का है तो माइनस लेना पड़ेगा। और c कितना है? -7 प्लस c की जगह -7 लिखा है, तो सेंटर हो गया। क्या होता था सेंटर? -g -f। तो एक माइनस तुम अपनी तरफ से लगाओगे और एक माइनस इस पे है, तो क्या हो जाएगा? +1। और ऐसे ही एक माइनस अपनी तरफ से लगाओगे और एक माइनस इस पे है, तो 5/2। ये तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। और रेडियस क्या थी? √g² + f² - c। चलो, g की जगह -1 का स्क्वायर, f की जगह -5/2 का स्क्वायर, -c की जगह -7। -1 का स्क्वायर +1, -5/2 का स्क्वायर 25/4, और माइनस माइनस +7। 4 एलसीएम आया 4 + 25 + 7, 25 और 7 32, 28 आएगा, है ना? तो 28 और 4 32, 32 5 37, 57। 57 का रूट, तो 57 को लिखोगे 19 × 3, तो ना 19 का पेयर बनेगा ना 3 का बनेगा, तो रूट 57 ही रहेगा। हाँ, 4 का रूट आ जाएगा 2। तो तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए और रेडियस की लेंथ। फिर एक बार रिवाइज कर लें, ये कब काम आता है? जब तुम पे सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ हो और किसी वजह से तुम्हें सर्किल की इक्वेशन चाहिए हो, तो इसमें रख के सर्किल की इक्वेशन ली। ये कब काम आता है? जब तुम पे सर्किल की इक्वेशन पहले से हो और किसी वजह से तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ चाहिए हो, तो वो इन फॉर्मूला से काम आता है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद तीसरी टाइप, ये पहली थी, ये दूसरी, अब तीसरी। एक सर्किल हमें पता है और उसके किसी डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, x1 y1, x2 y2। ये कोई भी डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। कितने डायमीटर हो सकते हैं सर्किल में? एक। तुम कहो, एक ही होगा। मैं क्या पूछ रहा हूं? एक सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तुम कहो, इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। एक पता नहीं क्यों कह रहे थे, पहला डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा, लगे रहो, चाहे जितना लगे रहो मुन्ना भाई। इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं। उसमें से किसी एक डायमीटर के
एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है और हमें इन पॉइंट्स की मदद से सर्किल की इक्वेशन बनानी। तो एक तरीका तो ये है कि तुम सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो। सेंटर इन दोनों की मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। फिर इन दोनों के बीच की लेंथ निकाल लो, वो क्या होगी? डायमीटर। उसका आधा कर दो तो तुम्हें रेडियस मिल गई। सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए, रेडियस की लेंथ मिल गई, यहाँ ला के रख दो तो तुम्हें सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक तरीका तो ये तो तुम कर ही सकते हो। एक और तरीका, अब मुझे बताना, सोच के बताना, मैंने इन दो पॉइंट्स को छोड़ के इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे कोई एक और पॉइंट लिया P, कोऑर्डिनेट ले लिए x y, कहीं भी हो सकता है ये। अब P को A से मिलाया और P को B से मिलाया। PA और PB के बारे में कुछ कह सकते हो? A और PB इनके बारे में कुछ कह सकते हो? हाँ, सही सोच रही हो, बस पहुंच गई। बताओ, मुंह से बोलो। बिल्कुल 90 डिग्री। क्यों? ये कह रही है इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। बिल्कुल सही कह रही है। कारण बता दो क्यों? देखने में लग रहा है इसलिए। तो अगर मैं डायग्राम गलत बना देता, सर्किल को चपटा बना देता, तो देखने में राइट एंगल नहीं लगता। कोई कारण भी है कारण। सुनो, तुमने थ्योरम पढ़ी होगी 10th में। सर्किल का डायमीटर सर्किल की सरकमफ्रेंस पे हमेशा राइट एंगल बनाता है। कहीं भी बनाए राइट एंगल ही बनाएगा। चलें आगे। तो इसका मतलब PA परपेंडिकुलर PB, और अगर PA और PB परपेंडिकुलर है तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। याद है? तो स्लोप ऑफ PA इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल्स टू -1। बोलो। अच्छा, फिर हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि किसी लाइन सेगमेंट की स्लोप के लिए अगर हमें उस लाइन सेगमेंट पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं, कहीं भी हो वो दो पॉइंट, बगल बगल से हो, किनारे पे हो, तो हम इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला था y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। याद है? तो बिल्कुल इसी तरह मुझे इसका स्लोप निकालना है। तो क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो। मल्टीप्लाई। ऐसे ही मुझे PB का स्लोप निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। बोलो। और ये कितना होगा? -1। चले आगे। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई किया, y माइनस y1 y माइनस y2, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई किया और उसको क्रॉस इंटू करके इधर ले गए। तो ये -1 का इंटू इसमें होगा तो यही आएगा x माइनस x1 x माइनस x2। ठीक है। अब इस पूरे को उठा के इधर ले आए। ये पूरा माइनस का था, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? x माइनस x1 और x माइनस x2। और अगर मैं दो ब्रैकेट के बीच में से कोई साइन ना लगाऊं तो क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई माना जाता है, या डॉट लगा दो। प्लस ये वाला y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। इधर से सब इधर उठा लाए तो इधर क्या बचा? ये हो गई
तुम्हारे सर्किल की इक्वेशन। कौन सा सर्किल? जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और x2 y2। एक एग्जांपल देखें, मान लो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं 0, 3, 7, 0 मान लो, और हमें इससे बनने वाले सर्किल की इक्वेशन बनानी है। तो ये हो जाएगा x1 y1, तो ये हो जाएगा x2 y2, ये वाले। और अगर तुम इसको x1 y1 कह दोगे तो ये x2 y2 हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी x1 y1 हो। तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी, इसमें रखो x माइनस x1 की जगह 0 इंटू x माइनस x2 की जगह 7 प्लस y माइनस y1 की जगह 3, y माइनस y2 की जगह 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x में से 0 गया, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ x स्क्वायर माइनस 7x। y में से 0 गया, y का मल्टीप्लाई इन दोनों में हुआ y स्क्वायर माइनस 3y और इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारे सर्किल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से एक चीज़ और पता पड़ी कि हो सकता है सर्किल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म ना हो। ठीक है, इसी तरह हो सकता है सर्किल की इक्वेशन में x की टर्म ना हो। x स्क्वायर तो चाहिए, जरूरी है, y स्क्वायर जरूरी है। हो सकता है x की टर्म ना हो सकता है y की टर्म ना हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? पर टर्म जो होंगी वो इन्हीं 5 में से होंगी, कोई और एक्स्ट्रा नहीं हो। तो ये तीसरा केस था, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले केस से क्या यूज है? सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ पता है तो हम सर्किल की इक्वेशन बना सकते हैं। दूसरे का क्या यूज है? सर्किल की इक्वेशन पता है तो हम उस इक्वेशन की मदद से और इन फॉर्मूलों की मदद से सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस की लेंथ निकाल सकते हैं। तीसरे का क्या यूज है कि अगर हमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है तो हम उनकी मदद से और इस फॉर्मूले की मदद से सर्किल की इक्वेशन बना सकते हैं। नोट करो।